तो हम पिछले वीडियो में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और उसमें ध्यान रखने वाली बातों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक उदाहरण सहित, एक एग्जाम्पल सहित आपको एक प्रश्न हल करके बताया कि किस प्रकार से आपको विज्ञापन लेखन करना है। मोटे तौर पर हमारी बात हो गई कि विज्ञापन लेखन मूलतः एक प्रमोशनल एक्टिविटी है, एक प्रोत्साहन देने वाली गतिविधि है। हमारे पिछले वीडियो में हमने 3 प्रश्न डिस्कस करने का निश्चय किया था। एक प्रश्न हमारा पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ। आज हमारा दूसरा प्रश्न है, संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रश्न है कि यू वांट टू चेंज योर कार। एक प्रश्न था कि आप अपनी कार बदलना चाहते हैं। कार बदलना चाहते हैं का तात्पर्य यही है कि आपके पास एक कार है, आप उसे देकर एक नई कार लेना चाहते हैं। तब भी हमारी बात हुई कि जब भी आप इस प्रकार का, चूंकि हम डिस्प्ले विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, हम एक क्लासिफाइड विज्ञापन कर रहे हैं, तो हमें वो कोई बात नहीं दिखनी है कार के विज्ञापन में जो नई कार की विशेषता होती है, उसकी जो हम जिसको कहें कि कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है या कंपनी फीचर्स है, उसको डिस्कस नहीं करना है, उसके पावर को डिस्कस नहीं करना, उसकी जो कंपनी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज है, कंपनी द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे कि हमारी कार जिसे हमने एक निश्चित समय तक उपयोग कर लिया है, उसके बावजूद भी परचेजर या क्रेता के लिए उसमें क्या विशेष है। तो चलिए हम इसी प्रश्न को ये मानते हुए कि मुझे अपनी कार बदलनी है, मुझे का मतलब आपको याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, एक भाषा में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जिस प्रकार का भी कंपोजिशन करते हैं, उसमें स्वयं को केंद्र में रखेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आएगी। कोई पुरानी कार खरीदने की बात करता है तो सीधा अगला बंदा पूछता है कि भाई कौन सा मॉडल लिया है, अधिक से अधिक कलर क्या है, या कितनी चली हुई है, एवरेज कैसी है। वो नहीं पूछता है कि सीसी कितना है, क्योंकि कार की क्वालिटी में सीसी तो तय है। कौन कौन से जो कार के फीचर्स हैं, जो कार की कंपनी फीचर्स है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है या कुछ और है, पावर ब्रेकिंग है, एबीएस सिस्टम है, ये तो कंपनी फीचर्स है, इसको आपको डिस्कस नहीं करना। आपको डिस्कस करना है कि जब आप कार को, सेकेंड हैंड कार को बेच रहे हैं, अपनी द्वारा क्रय की गई कार को बेच रहे हैं, एक सेकेंड हैंड कार के रूप में जब कोई क्रेता होगा तो वो कौन सी बातों से आकर्षित होगा, तो इसको हम प्रैक्टिकली हल करते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि एक बॉक्स्ड विज्ञापन एक बॉक्स्ड एक्टिविटी है, आपको बॉक्स में लिखना है, और जैसा मैंने पिछले वीडियो बताया, बॉक्स बनाना नहीं है, यथासंभव बनाना नहीं है, या बनाए तो भी आप पेंसिल से बनाए ताकि उसकी लेंथ और विड्थ को आप अल्टीमेट टाइम पर, फाइनल करते टाइम उसको चेंज कर सके। याद रखिएगा, जो ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिसेज हैं, ये इंप्रेसिव लगने चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो चलिए हम कार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, तो हेडिंग होगा इसका सेल। इसका अभिप्राय यह है कि इसके नीचे जो भी विज्ञापन आ रहा है वो सेल के लिए है। मैंने यहां मान लिया, लिख दिया कंप्यूटर, पीसी, तो कंप्यूटर बेचने के लिए। हीरो होंडा बाइक, तो हीरो होंडा बाइक बेचने के लिए। यहां मैंने लिखा ए प्लॉट, तो प्लॉट बेचने के लिए। ए बिल्ट हाउस, तो निर्मित मकान बेचने के लिए। आपको ये लिखना नहीं कि मुझे बेचना है, क्योंकि हमारा ये हेडिंग कह रहा है कि ये सेल के लिए है। ठीक है, चलिए हम अपनी कार बेचने के लिए एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। सबसे पहले आप जो खरीदेगा, या रखिएगा आपको बनाना है खरीदने वाले के अकॉर्डिंग, तो खरीदने वाला सबसे पहले हो सकता है उसको ब्रांड ही पसंद नहीं है, बाकी आपकी कार में 50 विशेषताएं हैं, लेकिन उसको ब्रांड की कार ही नहीं खरीदनी। तो सबसे पहले मैंने कार का ब्रांड लिखा हुंडई। अब जो भी इसको पढ़ रहा है, जो भी इसका परचेजर है, पॉसिबल परचेजर है, संभावित क्रेता है, वो ये देखेगा कि उसको हुंडई में जाना है या नहीं जाना। मान लिया उसको टोयोटा की कार लेनी है, उसको मान लिया मारुति की कार लेनी, तो आगे नहीं पड़ेगा। तो मैंने बताया हुंडई की है, i20 उसका वर्जन है। हुंडई की कार है मेरे पास, i20 वर्जन है। इसमें मैंने i20 में मैंने लिखा इलाइट, ये इसका स्पेसिफिक वर्जन है। व्हाइट कलर है, क्योंकि कार के मामले में रंग भी क्रेता का एक ड्रीम समझ लीजिए, एक सोच समझ लीजिए। व्हाइट कार है, मैंने लिखा 2016 मॉडल। यहां मैंने आपको बताया, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, पढ़ने वाला स्वयं समझेगा 2016 का अभिप्राय क्या है। जैसे मैट्रिमोनियल में अपने आप समझा मातृ का मतलब क्या है, अपने आप समझा पढ़ने वाले ने कि 26 का मतलब एज है, 177 का मतलब उसकी हाइट है वगैरह। तो 2016 मॉडल है, ये कार का बेस हो गया कि आपके पास ये कार है, ये वर्जन है, ये मेक ईयर है। फिर आपने लिखा 80
4000 किलोमीटर रन, ताकि ये पता चल जाए कि आपकी कार कितनी चली है, खरीदने वाला देखे क्या कंडीशन है। अगेन देखिए, मैंने देखा न्यू टायर्स, इसे एक क्रेता जरूर देखिएगा, क्योंकि टायर्स जब 4 बदले जाते हैं कार में तो काफी बड़ा फीचर हो जाता है। न्यू टायर्स लिखा, न्यू एक्सेसरीज, इसमें जितनी भी सीट कवर है, मैट्रेस है, वो सब भी नहीं है, तो खरीदने वाले को थोड़ी सहूलियत महसूस हो, थोड़ा नया लुक दे उसको। आपने लिखा ओरिजिनल कलर, ये इस बात की विद्यार्थियों गारंटी देता है कि आपकी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर कार पर कंपनी कलर है तो इसका मतलब ये है कि उसका कभी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हो सकता है छोटी मोटी डेंट वगैरह भले ही हो, पूरी कार का कलर चेंज तब होता है जब उसका बड़ा एक्सीडेंट हो। तो हमने लिखा ओरिजिनल कलर, नो शेड वेरिएशन। शेड वेरिएशन का मतलब विद्यार्थियों ये होता है, कभी कभी जब कोई कार ऐसे जगह पे लगातार धूप में खड़ी रहती है तो उसका एक पर्टिकुलर साइड का कलर फेड हो जाता है, या एक जगह ब्राइटनेस ज्यादा होती है एक जगह, तो इससे क्रेता ये समझेगा कि गाड़ी की अच्छी केयर की गई है। तो आपने लिखा शेड वेरिएशन नहीं है। इसके अलावा आपने लिखा सिंगल हैंड ड्रिवन। इससे ये फर्क होता है कि अगर सिंगल हैंड ड्रिवन है तो कार की क्वालिटी को ध्यान रखा गया है। आपने लिखा एक अच्छी सेकेंड हैंड कार की विशेषता, गुड एवरेज, कभी भी इतनी चलने के बाद, इतना 3-4 साल पुराना मॉडल होने के बाद भी अभी अच्छी एवरेज है। गुड एसी कंडीशन, कि आपका एसी भी सही काम करता है। कारों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कार कुछ समय बाद एसी उतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता जितना करना चाहिए। तो आपने लिखा गुड एसी कंडीशन, आपके कार की एसी की कंडीशन ओके है। अब आप बहुत सारी बातें ऐसी लिखना पसंद करेंगे जो कॉमन हो, ताकि आप दूसरे किसी सेल और खासकर व्हीकल सेल में लिख सके। जैसे आपने लिखा रियल बायर कॉन्टैक्ट, ये लाइन आप बहुत सारी जगह लिख सकते हैं विद्यार्थियों। आप अगर, मैं एक बात मानता हूं कि अगर आपको 50 वर्ड्स का कंपोजिशन है और 20 वर्ड्स कॉमन मिलते हैं, या 20 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सभी सेल संबंधी विज्ञापनों में और खासकर व्हीकल सेल में काम आते हैं, तो वो बेनिफिट है। आपने लिखा रियल बायर कॉन्टैक्ट, यानी जिसको खरीदनी है वही मैसेज करे, कॉल करे। आपने लिखा मैकेनिक सॉरी। मैकेनिक सॉरी का मतलब है कि कोई मैकेनिक्स जो बीच में ब्रोकर का काम करते हैं, यही चीज आप मान लिया प्लॉट बेच रहे तो लिख सकते हैं रियल बायर कॉन्टैक्ट ब्रोकर सॉरी। कहीं और कुछ जगह जहां पर आपको लगता है कि आपके और बायर के बीच में कोई और मीडिएटर आ सकता है, तो आप उसको सॉरी बोल सकते हैं। फिर आपने लिखा, ये आपके मोटे मोटे तौर पर काफी बातें हो गई कि मैकेनिक सॉरी, रियल बायर कॉन्टैक्ट, टेस्ट ड्राइव। आप कब से कब तक, हर वक्त तो आप कार बेचने के लिए नहीं बैठे। टेस्ट ड्राइव बिटवीन 10 AM to 12 AM, इतना ही समय आपके पास होता है जब आप किसी को टेस्ट ड्राइव करा के दिखा सकते हैं अपनी कार। दिन भर आप केवल कार बेचने के लिए तो नहीं बैठे। तो आपने ये कई जगह लिख सकते हैं कि टेस्ट ड्राइव बिटवीन इतना इतना टाइम, ताकि आपका ये इश्यू बन जाए, आपके पास एक वोकैबुलरी बन जाए जिसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज कर सके। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तो कुछ हम ऐसा ढूंढने का अटेम्प्ट करें, ऐसा प्रयास करें जिससे कुछ हमारे पास कॉन्फिडेंस हो कि कोई क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आपने लिख दिया ये। फिर आपने लिखा प्राइस, आप कितने रुपए एक्सपेक्ट करते हैं अपनी कार के। आप एक्सपेक्टेशंस लिख सकते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है। आपने लिखा 6.5 लाख और निगोशिएबल। और निगोशिएबल को मैं आपकी सुविधा के लिए अंडरलाइन कर दूंगा। जब भी आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट में प्राइस लिखते हैं, एस्टिमेटेड प्राइस लिखते हैं, या जो आपने अपने मन में सोचा है, उसमें निगोशिएबल का मतलब है कि थोड़ा बहुत निगोशिएट कर लेंगे। निगोशिएट का मतलब ऐसे समझौता करना होता है, यानी अगर मैंने 6.5 लाख रुपीस रखी है तो कोई 6.25 दे रहा है, तब भी मैं उससे डिस्कस कर लूंगा। देना नहीं देना आपका सेलर का इश्यू है। तो आपने दिया और निगोशिएबल। चलिए अब मैं आपको एक बहुत स्पेशल बात बताता हूं यहां पर। देखिए, इस चीज में एक बहुत बड़ी बात आप यूं समझ लीजिए मिस हो गई। एग्जाम में हुई नहीं है, याद रखिएगा, मैंने की है, लेकिन आपके साथ एग्जाम में ऐसा हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं,
जैसे अभी तक इस कार में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं बताया गया है कि एक डीजल ड्रिवन कार है या पेट्रोल ड्रिवन कार है, क्योंकि बाहर तो उससे भी, क्योंकि जिनको लंबे टाइम यूज करनी होती है, लॉन्ग रन पे जाना पड़ता है, वो डीजल की कार लेना परचेस करना पसंद करते हैं। अब नहीं रहा, आपको याद आ गया, कोई और टॉपिक होता तो आपको बाद में दुख होता कि हम नहीं लिख पाए यार, अब कहाँ लिखे, जगह चली गई। लेकिन यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जहां पर भी आपको स्पेस दिखा, थोड़ा सा स्पेस दिखा, यहां बताइएगा, यहाँ आपने धीरे से डीजल लिख दिया, एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट को थोड़ा लेट याद आया है, ठीक है। ऐसे आप डीजल लिखते हैं, ठीक है। आपने लिख दिया रेट वगैरह लिख दी, कॉन्टेक्ट, अगर आप ये कार की, अगर आपको ये फीचर्स पसंद आते हैं मेरी कार के, कि ये मेरे कार के फीचर्स है, तो आप कॉन्टेक्ट, यहाँ कोई मोबाइल नंबर दें, जैसे मैंने लिया 9352911223, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कि आपकी कार कैसी है, किस कंडीशन में, क्या उसकी फीचर्स है, जो कंपनी के अलावा फीचर्स क्या है जो आपने अपनी मेंटेनेंस से रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो थर्ड क्वेश्चन था कि यू रन ए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर इन सम टाउन, किसी कस्बे में आपका कंप्यूटर सेंटर है, अपने आप को प्रोपराइटर समझे, उस कंप्यूटर का डायरेक्टर समझे। आपको एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो बच्चों को पढ़ा सके, आप 35,000 तक दे सकते हैं वगैरह, ये बातें तो हमारे क्वेश्चन में आई हैं, बाकी हम अपनी आइडियोलॉजी से लिखेंगे। तो चलिए, इसका सबसे पहले हेड होगा सिचुएशन। मैंने बताया आपको 3 हेड्स हो सकते हैं, या तो इसका सिचुएशन वेकेंट लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, या वॉक इन इंटरव्यू लिख सकते हैं। चलिए हम वॉक इन इंटरव्यू लिखते हैं, क्योंकि आजकल ये वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत पॉपुलर है, वॉक इन इंटरव्यू। इसका मतलब यह है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं इंटरव्यू और डेमो क्लासेस के बारे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे वॉक इन इंटरव्यू वही पढ़ेंगे जो या तो बेरोजगार है या अपनी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं है और उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इसको पढ़ रहे होंगे तो वो इसको रिप्लाई करेंगे। तो देखिए, वॉक इन इंटरव्यू में आप सबसे पहले क्या जरूरत है आपको, यंग, क्वेश्चन में था डायनामिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आपको जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर चाहिए, यंग चाहिए, डायनामिक चाहिए, ऐसा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर चाहिए। आप क्योंकि आपने लिखा है यंग चाहिए, एज, आप एज लिख सकते हैं कि मुझे इस एज ग्रुप का व्यक्ति चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि कोई टू यंग जो इंस्ट्रक्टर या टीचर है वो बच्चों को कमांड नहीं कर पाता, और टू एज हो जाता है, तो शायद उसकी कैपेसिटीज पर या वर्किंग एबिलिटीज पर नेगेटिव फर्क होता है। तो आप एज लिख दिए कि मिनिमम उसकी 25 साल से नीचे एज नहीं होनी, एज 25-40, इसका मतलब इस एज ग्रुप में होना चाहिए। इसमें मैच्योर भी मिल जाएगा आपको और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन लिखिए, आप किस तरह का टीचर चाहिए आपको, या तो एमसीए हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या ओ लेवल हो, और ओ लेवल, या तो जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके पास ओ लेवल हो या वो एमसीए हो, ये उसकी एज ग्रुप होनी चाहिए, ये यंग और डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो आ गई बेसिक। अब आप अपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि वर्किंग आवर्स, इसमें आपने सीधा लिखा 8 आवर्स मिनिमम। ध्यान रखिएगा कि वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि 8 घंटे कम से कम आप काम लेंगे। यहाँ वर्किंग का टाइम शेड्यूल नहीं है, हो सकता है आप 8 घंटे, सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक आपका सेंटर चलता है, 10 से 6 तक चलता है, 8 घंटे मिनिमम है। यहाँ जितना आप क्लियर करेंगे, जो आपको एप्लीकेंट होगा वो उतना ही क्लियर और ओपन माइंड से आएगा। तो आपने लिखा 8 आवर्स मिनिमम है, ओके। फिर आपने लिखा सैलरी, कितनी सैलरी आप पे कर सकते हैं। तो आपने लिखा 35,000। अगेन देखिए, पैसों की बात आई है, पैसों की बात आई है ना। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब पैसों की बात करें तो निगोशिएबल जरूर लिखें, क्योंकि 35,000 कोई डेडलाइन नहीं हो सकती, किसी भी चीज में कोई पैसे की पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं होती है। तो आपने लिखा 35,000 और निगोशिएबल। अब ये लाइन अगर आपको पिछले क्वेश्चन में याद रह गई तो कितना बेनिफिट हो गया, 2 वर्ड्स
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 2 वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्लो बनता है एग्जाम में, फट लिखते हैं आप। जितना आपका पेन क्विकर चलता है उतना ब्रेन क्विकर चलता है, तो ये निगोशिएबल है। अब जब भी सैलरी की बात करें, आप सैलरी की बात करें, प्राइस की बात नहीं, सैलरी की बात करें, फॉर डिजर्व सैलरी नो बार, ये कहीं पर भी लिखे, इससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो 4-5 वर्ड्स हो गए, और ये आपकी कंपनी की बड़ी क्वालिटी को भी शो करेगा कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जो भी एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, अगर वो वाकई डिजर्व करता है तो 35,000 निगोशिएबल तो है ही है। लास्ट में ये भी कह रहा है कि डिजर्व हो आप, और आपने 17,000 ही मांग लिए, दे देंगे भाई। 35,000 निगोशिएबल का मतलब 17,000 नहीं है, वो 35 की जगह 38 है, 40 है, या 28 37 है, लेकिन 70,000 मांग लिए, तो ये लाइन काम आती है फॉर डिजर्व सैलरी नो बार, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, क्योंकि इस एज में, और ये जब भी कोई जॉब संबंधी बात हो, जहां पर भी आप जॉब संबंधी लिख रहे हैं, आप ये एक्सपीरियंस प्रिफर्ड लिख सकते हैं कि अनुभवी को प्राथमिकता देंगे। और प्राथमिकता की बात मैंने आपको बताई थी कि प्राथमिकता का मतलब नहीं है कि अगर अनुभव नहीं है तो नहीं लेंगे, प्रीफर का मतलब प्राथमिकता देंगे। गर्मी में आप ठंडा पानी को प्राथमिकता देंगे, थोड़ा सा ठंडा, लेकिन अगर ठंडा नहीं मिले तो क्या प्यासे मरेंगे? पानी तो पिएंगे ना। वही वाली बात है कि भाई अगर एक्सपीरियंस है तब तो आप प्राथमिकता देंगे, लेकिन साथ साथ ये वर्ड लिख दो फ्रेशर्स, यानी जिन्होंने अभी अभी एमसीए किया है, ओ लेवल किया है, फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई। याद रखिएगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आप ये देखेंगे कि वो लिखते हैं कि C++ पढ़ाना आना चाहिए, जावा आना चाहिए। जब आपने ओ लेवल मांगा है, जब आपने एमसीए मांगा है, तो अगर मैंने जब केमिस्ट्री का लेक्चरर मांगा है तो उसे 11-12 तो पढ़ानी आनी चाहिए ना। फिर क्या कहूं कि लेक्चरर थी और 11-12 को पढ़ा सके, तो लेक्चरर होता ही वही भाई। तो आपको लैंग्वेजेस नोन का मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि उसको C++ आती है, नहीं आती, जावा आती है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब वो एमसीए है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई, ये बात लिख दी। कैंपस इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू, ये जो नेक्स्ट कुछ लाइन्स आ रही हैं आप ध्यान रखिएगा, ये मोटे मोटे तौर पे सब जॉब में लिख सकते हैं आप। जॉब का जो एडवर्टाइजमेंट है, कैंपस इंटरव्यू ऑन 23rd। अब किसी को ये मतलब नहीं होना चाहिए कि 23rd कौन सी है, क्योंकि दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर लाइकली टू पब्लिश इन न्यूज़पेपर। ये अगर 20th उस जिस भी मंथ में ये पब्लिश हुए हैं, अगर 20th को पब्लिश हुए हैं तो उस मंथ की 23rd, 18th को पब्लिश हुए हैं तो उस मंथ की 23rd, और मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर 25th को पब्लिश हुए हैं और ये 23rd है तो नेक्स्ट मंथ की 23rd है। यहाँ ऑन का मतलब इंग्लिश में होता है अपकमिंग, आगामी। जैसे अगर आप सिंपल सेंटेंस में समझे, जनरल इंग्लिश भी अच्छी करें अपनी। जैसे एक बच्चा अपने फादर को लिख रहा है, आई विल बी विजिटिंग अवर विलेज या होम ऑन दिवाली, मैं दिवाली पर गाँव आऊंगा, तो दिवाली तो आगामी दिवाली की बात ही कर रहा है ना। यहाँ ऑन का मतलब अपकमिंग होता है, तो आपने लिखा ऑन 23rd, तो जो अपकमिंग 23rd है, आगामी जो 23 तारीख है उसके लिए है ये ना। तो कैंपस इंटरव्यू है। कॉन्टेक्ट विथ कंप्लीट टेस्टिमोनियल्स। आप जब 23rd को जो भी एप्लीकेंट है, जब वो इंटरव्यू देने आए, तो अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स है, चाहे वो उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हों, चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो उसके हों, या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कोई और सर्टिफिकेट है। क्या होता है, कभी कभी लेटर ऑन प्रॉब्लम होती है, उसने अपनी करिकुलम विटी में तो लिख दिया कि मेरे पास ये चीजें हैं, लेकिन जब वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब वो शो नहीं करता है तो एक कंफ्यूजन बनता है, और हो सकता है कभी कभी इसमें आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए। तो आपने क्लियर स्टेट कर दिया कि कंप्लीट टेस्टिमोनियल्स। आपने लिखा लॉजिंग, अपने क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बहुत सारी जगह काम आ जाएगा। लॉजिंग, मिलिंग फैसिलिटी फॉर आउटसाइडर्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, लॉजिंग यानी निवास की सुविधा, और मिलिंग यानी भोजन की सुविधा है आउटसाइडर्स के लिए। चूंकि आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप टाउन में कर रहे हैं, इवन ये तब भी लिखे तो सिटी में कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दूसरी सिटी से आ रहा हो। हमारे जब एडवर्टाइजमेंट का जब मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको, तो फैसिलिटी जितनी एड ऑन होती है उतनी ज्यादा आपकी फर्म को, आपके इंस्टीट्यूशन को बेटर एम्प्लॉय मिलने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो मान लिया कोई आदमी आए जो अकेला हो, सिंगल मैन हो, तो उसके लिए अगर रहने और खाने की सुविधा होगी तो वो शायद इस चीज को प्रीफर देगा। सैलरी अधिक मिल रही होगी, 35 से अधिक मिल रही होगी,
तब भी शायद वो नहीं जाए, क्योंकि इतने सारे जिसको हम कहेंगे इतने सारे काम के बीच में वो इतना सारा टाइम स्पेयर नहीं कर पाएगा। तो आपने लिखा है कि मीलिंग और लॉजिंग की फैसिलिटी है, प्रोबेबली ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। आपका कोई हॉस्टल है, कोई आपका सेपरेट अपार्टमेंट बना रखा है अपने एम्प्लॉइज के लिए। इसके अलावा आपने लिखा TADA फॉर आउटसाइडर्स। ये क्या चीज है? बहुत सारी जगह लिखने वाली चीजें मैं एक्सप्लेन करना पसंद करता हूं। TA का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस और DA का मतलब ड्वेलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता और ड्वेलिंग अलाउंस यानी निवास का भत्ता। फॉर एग्जाम्पल X जगह पर मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, एक लर्नेड या एक्सपीरियंस्ड जिसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है जो 350 किलोमीटर से आना पसंद करता है। तो उसका जर्नी में 700 किलोमीटर की जर्नी हो गई, प्लस लोकल जर्नी हो गई उसकी, जो भी ऑटो से है कैब से है, खूब पैसे लग गए, प्लस वो 350 किलोमीटर दूर से आ रहा है। तो नेचुरली लास्ट नाइट रवाना होगा, जैसे कल मॉर्निंग में इंटरव्यू है तो आज शाम को रवाना होगा, तो रात को किसी होटल में स्टे भी करना पड़ेगा। वो सोचेगा क्यों मैं किसी जगह जाऊं, 2-4 हजार रुपए मेरे एक्सपेंडिचर हो जाए। लेकिन अगर आप ये लाइन लिखते हैं कि अगर कोई आउटसाइड से आता है, जैसे मान लिया आप जयपुर रह रहे हो और कोई भरतपुर से इंटरव्यू देने आ रहा है, कोई मान लिया गंगानगर से इंटरव्यू देना आ रहा है, आप उसको TADA देंगे तो शायद वो अट्रैक्ट होकर आ जाएगा कि यार एक बार अटेम्प्ट करते हैं, और वो अटेम्प्ट करेगा तो हो सकता है आपको एक कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर मिले। तो आपने ये भी लिख दिया TADA भी देंगे हम आउटसाइडर के लिए। फिर आपने लिखा इंटरव्यू बिटवीन 10 AM to 6 PM। हमेशा याद रखिए थोड़ा इंटरव्यू का टाइम लंबा दिया करें, ताकि मान लिया कोई जैसे 100-150 किलोमीटर से आ रहा है तो वो तो मॉर्निंग में स्टार्ट होकर भी आपका इंटरव्यू ज्वाइन कर सके ना। आपने लिखा मेल योर curriculum vitae at, क्योंकि वो इससे पहले कि वो इंटरव्यू में आए आपको भी पता होना चाहिए इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उसके अनुसार आप अपना इंटरव्यू बोर्ड लगाएंगे, इंटरव्यू का पैनल बनाएंगे। तो आप उससे कह दें कि आप वो मेल कर दें अपनी एप्लीकेशन को, तो मेल योर करिकुलम वाइटे एट, यहाँ पर अपना मेल एड्रेस लिख दें, जैसे psb@gmail.com, ये आपका मान लिया मेल एड्रेस है। तो इस पर वो अपनी आने की सूचना या अपना एप्लीकेशन वो भेज देगा, तो आपको पता रहेगा कि इतने इतने कैंडिडेट्स आपके इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं। तो आपने ये कह दिया। ये कॉन्टैक्ट, अब फाइनली बात आ गई कॉन्टैक्ट। देखिए थोड़ा बड़ा हुआ है ये, लेकिन जितने भी रिक्वायरमेंट संबंधी आते हैं, अगर आपको बेसिक चीज नहीं आती, मान लिया आपको पता नहीं बेसिक चीज में ज्यादा नहीं लिखना आता है, तो ये बहुत सारी चीजें जो आप देखिए ऑलमोस्ट यहां से या यहां से, बल्कि यहां से आप देखिए यहां तक ऑलमोस्ट सारी जो आपका रिक्वायरमेंट का है या वॉक इन इंटरव्यू का है, या आप कह दें कि आपका सिचुएशन वैकेंट का है, उसमें ये सब चीजें काम आ रही है। तो सोचिए अगर आपने क्वेश्चन सही ढंग से समझा तो सारे क्वेश्चन सही ढंग से समझ लिए, क्योंकि बात तो यही लिखेंगे ना। ठीक है, तो आपने ये कह दिया कि जिसको मेल करना है कॉन्टैक्ट। अब आपको अपने इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस लिखना है। यहां आपने PSB लिखा है तो आप PSB को ही मान लें, PSB कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, रायनगर, अजमेर, और यहां एक या दो मोबाइल नंबर जैसे 94142122 और 23/7703569262। 10 डिजिट्स में मोबाइल नंबर होते हैं, आपको पता है 10 डिजिट्स लिखते। हो सकता है कोई व्यक्ति जो दूर से आ रहा हो यहाँ आपके अजमेर सिटी में आ गए, लेकिन वो आपका जो रायनगर है वो कितना दूर है, कि आपका टाउन कितना दूर लोकेटेड है, या मान लिया आपके टाउन में भी उतरा है तो आपके इंस्टीट्यूट का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं जानता है, तो उसके लिए ये डिटेल होगी। तो आशा करूं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं हम। देखो मैंने आपको बताया था कि एक है टू लेट और एक है टू रेंट। टू लेट का सीधा सीधा मतलब है किराए हेतु देना है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी वो फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो लैंड है चाहे वो कोई बिल्टअप एरिया है, वो मुझे किराए पर देना है। टू रेंट में किराए देना है और किराया लेना है, क्वेश्चन को हम यहाँ प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं।
एक बात बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में अपीयर होते हैं और एक इमेजिनेटिव क्वेश्चन को अटेंड करते हैं तो जितना अथॉरिटी से आप अपने आप को उस जगह पे प्लेस कर लेते हैं। जब कहा गया आप डायरेक्टर हो तो आपने डायरेक्टर कहा, आप मैनेजर हो तो आपने मैनेजर हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप एक मैनेजर की तरह सोचेंगे और क्वेश्चन यही चाहता है कि आप मैनेजर की तरह सोचिए, एक ऑनर की तरह सोचिए। चलिए हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं और क्वेश्चन है You are a 12th studying student at St. Peter Senior Secondary School, Churu. Draft an advertisement looking for a one-room set near your school. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यू आर ए 12th स्टडिंग स्टूडेंट। मान लीजिए आप या मैं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? एट सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुरू। चुरू में, चुरू हमारे स्टेट में कहीं एक जगह है और वहाँ एक सेंट पीटर सीनियर करके स्कूल है। मान लीजिए आप जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ खड़े हैं, मान लिया मैं खड़ा हूँ, मैं मानता हूँ कि ये वो स्कूल है और मैं यहाँ के 12th का स्टूडेंट हूँ। बाहर से आकर पढ़ने आया हूँ, गाँव से पढ़कर आया हूँ, कहीं और से आया हूँ। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट लुकिंग फॉर ए वन रूम सेट नियर योर स्कूल। अब चूंकि आप बाहर से आए हैं, स्टूडेंट है और प्रोबेबली हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, तो आपको एक रूम का सेट चाहिए। एक रूम सेट का मतलब एक रूम नहीं चाहिए आपको, एक रूम चाहिए, थोड़ा बहुत किचन कुकिंग एरिया हो आपके पास, इसके अलावा लेट बाथ हो, ऐसा कोई एक छोटा सा आपके स्कूल के करीब। प्राथमिकताएं आप तय करेंगे, साथ में आप ये भी बताएंगे कि आखिर आपको क्यों एक सिंगल स्टूडेंट को, खासकर एक 12th के एडोलसेंट या टीनेजर बच्चे को कोई रेंट पर देगा तो 20 बार सोचेगा। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि आपको वो रूम देने वाला आराम से दे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम यहाँ अपनी मार्किंग लाइंस खींचेंगे कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, प्रयास करेंगे यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर निकल जाएंगे तो क्या करेंगे? लाइंस को एक्सीड कर लेंगे, इन लाइंस को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ना। तो सबसे पहले आपको एक कमरा किराए के लिए चाहिए, वन रूम सेट चाहिए, तो आपने लिखा टू रेंट। इसका मतलब है किराया लेना भी है और किराया देना भी है। अब आपको क्या चाहिए? टू रेंट में क्या चाहिए? आप सबसे पहले आप ये बताएं, ए 12th स्टडिंग स्टूडेंट एट सेंट पीटर स्कूल। अब देखिए मैंने ना तो सीनियर सेकेंडरी लिखा है ना चूरू लिखा है, क्योंकि इसे प्रोबेबली जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सिटी कॉलम में या जो न्यूज़पेपर का वो स्पेसिफिक कॉलम होता है जो पर्टिकुलर रीडर्स तक पहुंचता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही सर्कुलेट होता है, उनके लिए होता है। तो चूरू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो चूरू से बाहर जाएगा नहीं, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कोई मतलब नहीं। आप जब 12th में पढ़ते हैं तो नेचुरली सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आपका थोड़ा वर्ड्स कम हो गए ताकि आपको बाकी बातें लिखने के लिए वर्ड्स मिले। ए 12th स्टडिंग स्टूडेंट एट सेंट पीटर स्कूल। क्या चाहिए आपको? लुकिंग फॉर, तलाश है, लुकिंग फॉर वन रूम सेट। आपको एक रूम का सेट चाहिए। सेट मैंने डिफाइन किया, सेट क्या होता है। अब देखिए आपको वन रूम का सेट चाहिए, तो कहां चाहिए? नियर योर स्कूल, तो कोई एरिया नहीं वहां, प्रीफरेबली एट। आपको कॉलोनीज के नाम याद नहीं करनी है, मन से लिखो। आपके फ्रेंड का नाम होगा आनंद, आनंद विहार, प्रीफरेबली एट आनंद विहार। आपके फ्रेंड का नाम होगा ना राजीव, तो राजीव नगर। कोई आपके फ्रेंड का नाम होगा अंकुर, आपने लिख दिया अंकुर अपार्टमेंट्स या अंकुर नगर। देखिए एरर से बचिए। आपको सेंट पीटर में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं,
वन रूम सेट चाहिए, वन रूम सेट अपने अंदर डिफाइन है, ठीक है, कि वन रूम सेट में वन रूम होगा, किचन होगा, लाइट बाथ होंगे। कहाँ चाहिए वो आपने कॉलोनीज के नाम लिख दिए, 2-3-4 कॉलोनीज के नाम लिख दिए जो इजीली, जैसे आपको नेहरू जी का नाम इजीली याद होता है तो आपने नेहरू नगर लिख दिया, या गांधी जी का नाम याद रहता है, गांधी की स्पेलिंग बार बार यूज करते तो गांधी विहार लिख दिया, ठीक है, वो लिखे जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसा नहीं कि बाद में आप स्पेलिंग को गोल करते रहे, उनको काट कर करें। ये एग्जामिनर पर जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी एनुअल एग्जाम की जो नोटबुक्स या जो आंसर शीट्स है, आंसर लिस्ट है, उनको चेक कर रहा है तो उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि लर्नर जो है कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें कॉन्फिडेंट शो करना है। चलिए आपने लिख दिया अपने फ्रेंड्स के नाम के आधार पर, गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, जो भी हैं, या और भी जो बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके नाम पर भी कॉलोनीज बसती है ना। चलिए साहब ये लिख दिया आपने। अब आपको क्यों दिया जाए, आपने लिखा प्योर स्टडी पर्पज, क्योंकि आप एक टीनेजर है, तो प्रोबेबली लोग आप पर डाउट करेंगे कि लड़के को रूम देंगे, पता नहीं कैसा लड़का हो, तो आपने लिखा प्योर स्टडी पर्पज। गुड हैबिट्स, आपने लिखा गुड हैबिट्स, आपको अपने आप को प्रोफेस करना है कि आप कैसे हैं, आपकी हैबिट्स अच्छी हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये आप बिलीव कीजिए कि आपकी हर अच्छाई हर जगह काम आती है। जैसे एक मान लिया मेरे पास एक आप जैसा टीनेजर, कोई 12th क्लास का, 16-17 प्रोबेबली 18 साल का यंग चाइल्ड आता है और कहता है अंकल रूम चाहिए। 12th में पढ़ते हो? अच्छा बताओ 10 में कितने परसेंट, दिखाओ मार्कशीट दिखाओ, तो कहा अंकल 10 में तो 52 है। एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा ना, यार पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, सर बदमाश है। लेकिन वो कहता है अंकल 94% ये देखिए मेरा रिकॉर्ड देखिए, और मैं प्रोबेबली मेरा मन करेगा यार तो पढ़ने वाला बच्चा है तो ये वर्ड बहुत काम आता है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। चलिए, और एकेडमिक रिकॉर्ड की मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि स्टूडेंट है आप, इवन की जो बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं, जब इंटरव्यूज होते हैं उनके, तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के भी आपके मार्क्स होते हैं वहाँ बाकायदा, कि जो शुरू से टैलेंटेड है और शुरू से ट्रैक को मेंटेन कर रहा है। तो आपने लिखा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, गुड हैबिट्स है, प्योर स्टडी पर्पज, प्योर स्टडी पर्पज है। नो बैड कंपनी, बैड कंपनी पसंद नहीं है। देखिए जब कोई मकान को किराया देगा तो हर चीज सोचेगा। हो सकता है कि आपका जो लैंड ऑनर है वो प्योरली वेजिटेरियन हो, ये भी डर होता है, यंग बॉय है, ठीक है ना। तो आपने लिखा प्योर वेजिटेरियन, इससे भी आपकी नहीं, अगर कोई आप ऐसे व्यक्ति के घर में रहते हैं जो खुद वेजिटेरियन नहीं है तो भी आपका वेजिटेरियन होना गलत नहीं है, और उस दशा में तो बिल्कुल ही नहीं जब आपका जो लैंड ऑनर है वो वेजिटेरियन है। तो आपने लिखा प्योर वेजिटेरियन। एक इंसान बहुत सारी चीजों का सम टोटल है। अगर आपके पेरेंट्स अच्छी जॉब में हैं तो भी उन पर फर्क पड़ेगा। अगर आप कहते हो, जैसे मैं उस स्टूडेंट को पूछता हूँ जो मेरे पास रूम रेंट पे लेने आया है, बेटा डैडी क्या करते हैं, कि डैडी डॉक्टर हैं, मदर क्या करती हैं, मदर लेक्चरर हैं, तो नेचुरली मेरे पर इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। तो आपने लिखा गुड फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। फिर आपने एक चीज लिखी फादर डॉक्टर, मदर टीचर या लेक्चरर। आपकी मदर लेक्चरर है, आपके जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं, तो आपका एक फैमिली का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आपको रूम दिला सकता है। अब आप रेडी टू पे कितना पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको वन रूम सेट के लिए देना है, कोई आपको पूरे अपार्टमेंट के लिए नहीं देना, 3 BHK के लिए नहीं देना। रेडी टू पे 4500। अगेन प्राइस की बात आ गई, देखो किराए की बात है, और निगोशिएबल कि भाई मैं 4500 रुपए 4500 पे कर सकता हूँ, और निगोशिएबल हो सकता है कोई थोड़ा बड़ा रूम हो, थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं फर्निश्ड रूम हो, अंदर बेड वगैरह है, पंखे कूलर लगा है, तो आप 5000 में दे देंगे क्योंकि वो आपको परचेज नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने लिखा 4500 और निगोशिएबल, एक रूम के लिए कहीं पर भी सफिशिएंट है। फिर आपने लिखा रेडी टू पे, कि मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। क्या पे करने के लिए?
6 मंथ्स एडवांस, ताकि भाई आप अभी एकेडमिक सेशन की स्टार्टिंग हो रही है, अभी तो आपने रूम ले लिया, 1 महीने बाद आप रूम छोड़ दोगे, अब तो वहां स्टूडेंट नहीं आएगा, मेरा तो रूम खाली रह जाएगा ना। तो 6 मंथ्स एडवांस दे रहा हूँ, और 6 मंथ्स जो रहेगा वो फिर ऑलमोस्ट सेशन भर रहेगा ना। तो इससे भी देखिए प्रैक्टिकली चीज को समझे, जो देने वाला है वो इन बातों को सोचता है। तो आप जब इसके एप्लीकेंट हैं तो आपको बातें उससे इंश्योर करनी पड़ेगी। तो रेडी टू पे ये कॉन्टैक्ट अपने मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि जिसके पास भी इन एरियाज में इन फैसिलिटीज के साथ और इन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर रूम देने की इच्छा होगी, वो कॉन्टैक्ट आपने लिखा 8205209696, ये आपके मोबाइल नंबर दे दिए। अब जिसके पास इस एरिया में इस तरह की फैसिलिटीज वाला 1 रूम सेट होगा, वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए वंडरफुल टाइम, अंटिल वी मीट अगेन।